नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। आज का ब्लॉग में बिहार की चुनाव आयोग की कार्यस्थानी की ओर फिर से केंद्रित करना चाहूँगा। हालांकि कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कई बार ये कहा कि बिहार में जो आप कर रहे हैं वो आपका काम नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो मतदाता पुनरीक्षण अभियान को रोक नहीं रहे, लेकिन इस अभियान में मतदाता सूची बनाते समय आप आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को शामिल करें। उन्होंने ये कहा कि ये बतौर सुझाव के तौर पर है और याचिकाकर्ताओं ने चूँकि कोई अंतरिम आदेश की मांग नहीं की है, इसलिए वो इस पर अभी कोई आदेश पारित नहीं कर रहे। निश्चित तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जैसी की आशा थी वैसा ही काम उन्होंने कर दिखाया। हालांकि इससे एक शक भी पैदा हो गया, क्योंकि ये सरकार सुझाव या ये न्यायालय के कहे हुए किसी भी मौखिक सुझाव को नहीं मानती। यहाँ तक कि कई बार आपने ये देखा होगा कि न्यायालय ने किस प्रकार से सरकारों को फटकार लगाई और उनसे नियम कानूनों का पालन करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने न सिर्फ न्यायालय की अवहेलना की बल्कि न्यायालय के निर्देश को भी बहुमत के दम पर बदल दिया। इस संबंध में मैं आपको महाराष्ट्र की ओर जो न्यायालय ने जिस प्रकार के आदेश किए थे, जो मौखिक थे, सुनवाई के दौरान जो ऑब्जर्वेशन रखे गए थे, उसकी बात बताना चाहता हूँ कि जब राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे गुट की सरकार को सरकार बनाने का जब मौका दे दिया था, उस समय उन्होंने राज्यपाल की भूमिका को असंवैधानिक बताया था। यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे महाराष्ट्र की असंवैधानिक सरकार बताते हुए यहाँ तक कह दिया था कि अगर शिवसेना बाला साहब के उद्धव ठाकरे ने अगर इस्तीफा न दिया होता तो वो इस बात को या इस सरकार को दोबारा से प्रतिस्थापित कर दे। फिर क्या हुआ? वो असंवैधानिक कही गई सरकार पूरा कार्यकाल पूरा कर गई और राज्यपाल भी अपने पद पे बदस्तूर बने रहे। निश्चित तौर पर एक और उदाहरण जो कि चुनावी चंदे से जुड़ा है, उसके सुनवाई के दौरान भी माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर इस चंदे को असंवैधानिक बताया और ये कहा कि ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग टाइप की है, जो चंदा दो और धंधा दो की ओर इशारा करता है।
लेकिन उसमें भी क्या हुआ? हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक दलों ने उस ड्राफ्ट के जरिए चंदा लेना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने अन्य रास्ते इस बारे में खोल दिए और अभी भी राजनीतिक दल धड़ल्ले से चंदा ले रहे हैं और धंधा दे रहे हैं। ऐसा कई बार सुनवाई में देखा गया। तो अगर माननीय न्यायालय इस बारे में भले ही निर्वाचन प्रक्रिया या आप मानिए मतदाता सूची के निरीक्षण, जो कि एक निर्वाचन आयोग का विशेष अधिकार होता है, लेकिन इस पर भले ही रोक न लगाती, लेकिन उसे ये कड़ाई से लागू कराना चाहिए था कि चूंकि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड चूंकि सरकार के ही दिए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको ये दस्तावेज मानना बाध्यकारी होगा। हालांकि माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप नागरिकता प्रमाणित करने वाले नहीं हैं, ये काम गृह मंत्रालय का है और आप जो काम बिहार में कर रहे हैं वो दूसरे का काम है और ये एक तरह से गलत है निश्चित तौर पर। लेकिन माननीय न्यायालय की भाषा अगर कुछ कठोर होती तो ये माना जाता कि चुनाव आयोग इस बात को मान लेगा। और दूसरा, 28 जुलाई को जो माननीय न्यायालय ने तारीख दी, उस संदर्भ में भी मैं एक पॉइंट उठाना चाहता हूँ। हालांकि न्यायालय या न्यायाधीश के विवेक पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। 26 जुलाई तक निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में शामिल होने के लिए लोगों से अपने कागज भरकर जमा करने की तारीख निश्चित की है और 28 तारीख को माननीय न्यायालय ने सुनवाई की तारीख। तो जो लोग 26 तारीख तक कागज नहीं दे पाएंगे, जो कि उन्होंने 11 दस्तावेज लिस्टेड किए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि वो निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का वेरिफिकेशन करते समय लोगों से आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी अपने दस्तावेज में शामिल करें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सरकार और उसके द्वारा ही चुना गया चुनाव आयोग माननीय उच्चतम न्यायालय की बात मानेगा, ये प्रश्न गौड़ है। देखना ये है कि माननीय न्यायालय जब 28 जुलाई को सुनवाई करेगा और निर्वाचन आयोग जिसके कि मतदाता सूची बनाने का राउंड भी ख़त्म हो चुका होगा, तो क्या बिहार के लोगों को निर्वाचन आयोग आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड शामिल करके क्या उनको राहत देने वाला है क्या? क्योंकि बार बार जिस तरह निर्वाचन आयोग अपने ही बयानों से पलटता रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी जिस प्रकार उसके वकील अपनी बातों पर अड़े रहे, उससे हमें नहीं लगता कि वो माननीय न्यायालय की बातों को गंभीरता से लेंगे भी। क्योंकि जिस तरह से
उनके वकील राकेश द्विवेदी का रवैया दिखाई दिया, जिन्होंने बार बार ये कहा कि आप इस बारे में कोई आदेश पारित न करें और अगर कोई गलती हो तभी वो इस बारे में देखें। हालांकि याचिकाकर्ता जो गए थे निर्वाचन आयोग के खिलाफ, उन्होंने भी कोई अंतरिम आदेश की मांग नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि आप पूरी सुनवाई करिए और इस बारे में कोई निर्णय लीजिए जो कि जनता के मौलिक अधिकार मतदाता सूची में शामिल होने और वोट डालने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। हालांकि निर्वाचन आयोग के वकील ने एक बात और स्पष्ट की कि ये जो प्रक्रिया यहाँ चल रही है वो सिर्फ बिहार तक शामिल नहीं है। इसके बाद अन्य राज्य जैसे कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे उस जगह पर इस तरह के अभी खेल किया जाएगा। देखना ये है कि 28 जुलाई को जब निर्वाचन आयोग जवाब देगा और उच्चतम न्यायालय उस पर क्या निर्णय देता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस सुझाव का जिक्र माननीय न्यायालय ने कहा और निर्वाचन आयोग को इस संबंध में बाध्यकारी नहीं बताया या उन पर ही छोड़ दिया, मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है कि वो निर्वाचन आयोग जो खुद को नया कहता है माननीय न्यायालय के ऐसे किसी सुझाव को मानने वाला है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा।